वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं लेसन वर्ल्ड हेरिटेज। इस लेसन को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, पिक्चर्स प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको ये लेसन और अच्छे से समझ आए। लेट अस गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या है? दैट विच इज़ वैल्यूड बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल, नेचुरल, कल्चरल इम्पोर्टेंस। एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू, जिसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि उसके पीछे कोई कहानी है, हिस्टोरिकल वैल्यू है, या कुदरती उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो इतनी ख़ास है, या उसमें कल्चरल इम्पोर्टेंस है। कल्चरल यानी जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारा रहन सहन है, जो सोसाइटी है, उसकी कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिसका असर जो है उस पर देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक साइट को या किसी चीज़ को हेरिटेज बनाती है। तो वर्ल्ड हेरिटेज यानी आलमी वर्षा, वैश्विक धरोहर। A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO to have significant cultural or natural importance to humanity. तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी साइट शामिल हो, कौन सी जगह, कौन सा मकाम शामिल हो, ये तय करता है यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा है। यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूनेस्को क्या है, हम अभी कुछ ही देर में देखेंगे। तो ये डिसाइड करते हैं कि जो साइट चूज़ की गई है उसकी जो है कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस क्या है इंसानियत पर। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इस साइट में ऐसी कुछ ख़ास बातें हैं जिसका असर जो है कल्चरल असर है, कल्चरल यानी जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी सोसाइटी है, उसका ख़ास इस पर कुछ इम्पोर्टेंस है, खूबी है, या जो नेचुरल इम्पोर्टेंस है यानी इसकी कुदरती कोई खूबियाँ हैं, कोई बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं जो उठकर आती हैं, जिस पर जो है इंसानियत पर उसका काफ़ी असर है, दुनिया भर में उसका काफ़ी असर है, तो उसे जो है इस लिस्ट में डाला जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला जाता है। पहले समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस क्या है। यूनाइटेड नेशंस एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है। इंटर गवर्नमेंटल यानी इसमें कई सारे मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो शामिल हैं, और इनका मकसद है कि इंटरनेशनल लेवल पर यानी दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं, मुल्कों के बीच में ये अमन और सलामती को बरकरार रखें, उनके बीच दोस्ताना ताल्लुकात बनाए रखें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, वो उनमें जज्बा हो वो पैदा करें, और एक दूसरे के साथ राज़ी खुशी काम कैसे किया जाए उसका ये एक सेंटर है। यानी उन सब का एक सेंटर या मरकज़ के तौर पर यूनाइटेड नेशंस काम करता है। और जो यूनेस्को है ये इसी का एक हिस्सा है। तो यूनेस्को, इसका हमने फुल फॉर्म देखा था, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इस चीज़ का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है यूनेस्को। यूनेस्को जो है उसकी जो बिल्डिंग है वो 1958 में पेरिस में बनाई गई थी, जहां पर उसका हेडक्वार्टर है। As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. तो जैसे कि हम समझते हैं कि अब कि वर्ल्ड हेरिटेज क्या है, कि उसकी अहमियत क्या है, तो इन साइट्स को, इन जगहों को बचाने के लिए, इन्हें संभालने के लिए, इन्हें मेंटेन करने के लिए, यानी उनका जो स्टेट है उसे और बिगड़ने ना दें, उस चीज़ का एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, जो कि यूनेस्को जो है उसकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ये चलाती है। Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally, they vary in type and include forests, lakes, monuments, buildings and cities. तो क्योंकि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इनकी जो जगह हैं वो कल्चरली और नेचुरली अलग अलग टाइप की उसकी सिग्निफिकेंस है, अहमियत है।
तो इनकी जो किस्में होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। अब जैसे उसमें फॉरेस्ट है, लेक है, तो ये जो क्या है नेचुरल टाइप की चीज़ें हैं, नेचुरल जगह है। और दूसरी तरफ है मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सिटीज़, तो ये जो चीज़ें हैं ये इंसानों की बनाई हुई हैं जिस पर जो है कल्चर का असर दिखाई देता है। तो ये बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, जगह होती हैं, वो अलग अलग किस्म की हो सकती है, अलग अलग उसकी खूबियाँ हो सकती हैं। World Heritage Sites can also be a combination of both cultural and natural areas. तो हमने देखा कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो चूज़ कौन से बेसिस पर किए जाते हैं, कल्चरल या नेचुरल, लेकिन ऐसे भी साइट्स हैं जहाँ पर दोनों ही चीज़ें देखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, माउंट वांगशान इन चाइना इज़ अ साइट विथ सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन कल्चर बिकॉज इट प्लेड अ रोल इन हिस्टोरिकल चाइनीज़ आर्ट एंड लिटरेचर। जैसे मिसाल के तौर पर दिया गया है माउंट वांगशान जो चाइना में है, तो इसका जो असर है इसके कल्चर पर, यानी आर्ट्स, जो फ़न है और जो यानी कला है, लिटरेचर है, अदब है, साहित्य है, उस पर देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये माउंट वांगशान की एक पुरानी पेंटिंग है, यानी जो लोग हैं वहाँ के वो इससे काफ़ी मुतासिर रहते थे और हमेशा ये आर्ट वगैरह में, पेंटिंग वगैरह में इसे इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका असर हम देख सकते हैं। एंड द माउंटेन इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स फिज़िकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो ये माउंटेन है इसकी जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इसकी जो खूबियाँ हैं, इसकी जो खूबसूरती है, वो भी जो है काफ़ी मानी हुई है, दुनिया भर में मशहूर है। इसलिए ये दोनों ही चीज़ों के लिए इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इनका जो प्रोटेक्शन है, इसका जो प्लान है, वो कहाँ से शुरू हुआ, इसका आइडिया कहाँ से आया। Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, momentum of its actual creation was not until the 1950s. तो चाहे इसका जो आइडिया है कि हमें हमारी कल्चरल जगहों को, हमारी जो नेचुरल अहमियत की जो जगह हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, इसका जो आइडिया है ये 20वीं सदी के शुरुआत से ही लोगों के दिमाग में आ चुका था, लेकिन उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया था। मोमेंटम यानी कोई ख़ास उस पर एक्शन या कार्रवाई उस चीज़ पर नहीं की गई थी। इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई 1954 से। वो कैसे हुई? In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. तो इजिप्ट जो है बच्चों, ये बहुत ही पुराना कंट्री है और हिस्ट्री की दुनिया में इसका बहुत नाम है। बहुत सारी चीज़ें इजिप्ट में हुई थी पुराने ज़माने में, और सबसे फेमस जो चीज़ है वो है इजिप्ट की पिरामिड्स, जो दुनिया भर से लोग जो है उसे देखने जाते हैं। और जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इजिप्ट में वो है नाइल रिवर। जो नाइल नदी है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो जाहिर सी बात है कि जब कंट्रीज़ में मॉडर्न टेक्निक आने लगी तो हर कंट्री में डैम्स बनने लगे। डैम्स बनाने से क्या होता है कि जो पानी है उसे जमा किया जाता है, उसे खेती करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह इजिप्ट का जो कंट्री है वो भी नाइल रिवर पर डैम बनाना चाहता था। द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली कंटेनिंग द अबू सिंबल टेम्पल्स एंड स्कोर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स। तो इसका जो प्लान था डैम बनाने का, उसकी प्लान की शुरुआत में ये होने वाला था कि डैम बनाने से जो है जो एरिया है वहाँ का, जो नज़दीक का एरिया है, वो पानी से फ्लड होने वाला था, यानी वहाँ पर सैलाब जैसी हालत होने वाली थी। क्योंकि जब डैम बनता है तो ये होता ही है, लेकिन उससे नुकसान ये होता कि वहाँ पर जो अबू सिंबल टेम्पल्स है, जो बहुत ही पुराना टेम्पल है, वो ख़राब हो जाता। और वहाँ पर बहुत सारे जो है इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे बर्तन हैं, पुराने बर्तन हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पुराने ज़माने की, तो वो सारी चीज़ें जो है बर्बाद हो जाती। आर्टिफैक्ट्स यानी एनी ऑब्जेक्ट्स मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग, के इंसान से बनाई गई कोई भी चीज़, तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जो पुराने ज़माने की हर चीज़ को हम जो है बहुत ही संभाल कर रखते हैं।
जैसे ये देखिए, ये अबू सिम्बल टेम्पल का पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी इमारत है, कितनी खूबसूरत ये इमारतें हैं। ये उसके अंदर का पिक्चर है। और ये जो है ये नाइल नदी का मैप है। आप देख सकते हैं कि इजिप्ट के मैप पर देखिए ये कितनी लंबी नदी है। तो इसका भी जो है बहुत इम्पोर्टेंस है। ये जो है ये करंट जो डैम है ये नाइल नदी पर बनाया गया ये आसवान डैम है। To protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to higher ground. तो यूनेस्को को इस चीज़ की अहमियत थी कि जो चीज़ें हैं वो बर्बाद ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाया 1959 में। और उस कैंपेन के तहत उन्होंने ये कहा कि जो वो टेम्पल्स हैं उन्हें वहाँ से हटा देना चाहिए। तो अब इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड $80 million, $40 million ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज़। तो अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जो बिल्डिंग है उससे वहाँ से हटाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का काम है। तो इसके लिए जो है $80 million का खर्चा हुआ, जिसमें से 40 मिलियन जो है 50 अलग अलग मुल्कों की तरफ से आए थे। तो इससे हमें पता चलता है बच्चों की यूनेस्को का होना कितना ज़रूरी था कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो कंट्रीज़ थे वो एक साथ आए और उन्होंने एक साथ पैसे जमा किए, तभी ये जो चीज़ है ये मुमकिन हो पाई। और जो ये टेम्पल्स हैं और जो आर्टिफैक्ट्स थे जो डैम की वजह से बर्बाद हो जाते उन्हें बचा लिया गया। बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल on monuments and sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. तो जब इजिप्ट का जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हुआ, तब यूनेस्को ने एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये दोनों ने एक ड्राफ्ट कन्वेंशन बनाया। यानी उन्होंने एक इरादा किया कि एक फ़ैसला किया कि हमें जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो कल्चरल हेरिटेजेस हैं उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। शॉर्टली देयर आफ्टर इन 1965 a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic and cultural sites, but to also protect the world's significant natural and scenic sites. तो हमने देखा कि इजिप्ट के जो वाक़े के बाद उन्होंने फ़ैसला किया था कि कल्चरल साइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसके फ़ौरन बाद 1965 में वाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस हुआ। वाइट हाउस यानी जो अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसकी जो बिल्डिंग है जहाँ पर जो प्रेसिडेंट उनके रहते हैं। जो वाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस हुआ कि एक वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाना चाहिए जिसमें ना सिर्फ हिस्टोरिक और कल्चरल साइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन जो दुनिया भर की जो सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स यानी जो कुदरती साइट्स हैं, जो खूबसूरत साइट्स हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। फाइनली इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम, स्वीडन इन 1972। और आखिरकार 1968 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी ये नेचर को बचाने के लिए एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। और इसके गोल्स जो थे वो वहाँ पर प्रेजेंट किए गए यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में कि इसका मकसद क्या है, ये क्या अचीव करने वाले हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी 1972 में। Following the presentation of these goals, the Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आखिरकार जो है ये प्रेजेंटेशंस के बाद प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, इस चीज़ को अपनाया गया यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में जो नवंबर 16, 1972 को
हुआ था। तो अब ये पहले कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए था, फिर नेचुरल प्रोटेक्शन को भी इसमें इंक्लूड किया गया, और फाइनली जो है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसमें इन्होंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया और एक प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को बनाया गया नवंबर 16, 1972 में। The World Heritage Committee. Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site. तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में कौन सी साइट शामिल होगी, इसका जिम्मेदार कौन है? द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. The committee meets once a year and consists of representatives from 21 state parties that are elected for 6-year terms by the World Heritage Center's General Assembly. तो ये कमेटी है, ये साल में एक बार मिलती है और इस कमेटी में 21 स्टेट पार्टीज़ यानी 21 कंट्रीज़ के 21 मुल्कों के लोग होते हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है 6 साल के लिए, और ये इलेक्शन जो होता है ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंबली से होता है. द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स विद इन देयर टेरिटरी टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. तो ये इलेक्शन होने के बाद जो ये लोग होते हैं जो इन कंट्रीज़ से बिलोंग करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उन्हें जो है उनकी टेरिटरी से, उनके इलाके से जो है ऐसे साइट्स को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे साइट्स की पहचान करनी है, ऐसे साइट्स को नॉमिनेट करना है, यानी उनकी सिफारिश करनी है, उनकी नुमाइंदगी करनी है, जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा सकता है. बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. किसी भी साइट का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने का सफ़र क्या है? देयर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इसमें जो है 5 स्टेप्स होते हैं, 5 सीढ़ियाँ जो हैं वो पार करके वो इस लिस्ट में शामिल होते हैं. द फर्स्ट ऑफ विच इज़ फॉर अ कंट्री और स्टेट पार्टी टू टेक एन इन्वेंट्री ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स. तो जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि जो कंट्रीज़ होती हैं या स्टेट पार्टी होती है जिन्हें इलेक्ट किया गया था, उनको जो है उनकी कंट्री से एक इन्वेंट्री तैयार करनी है, यानी एक लिस्ट तैयार करनी है ऐसे साइट्स की जिनका जो है कल्चरल या नेचुरल सिग्निफिकेंस हो, अहमियत हो. दिस इज़ कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. तो अगर आप जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इस साइट को शामिल करना चाहते हैं तो पहले उससे टेंटेटिव लिस्ट में होना जो है वो बहुत ज़रूरी है. अगला जो स्टेप है नेक्स्ट, कंट्रीज आर देन एबल टू सिलेक्ट साइट्स फ्रॉम देयर टेंटेटिव लिस्ट टू बी इंक्लूडेड ऑन अ नॉमिनेशन फाइल. तो अगला स्टेप होता है नॉमिनेशन फाइल तैयार करना. तो उस नॉमिनेशन फाइल में जो है कंट्रीज़ जो हैं वो टेंटेटिव लिस्ट में से चूज़ करेंगे कि इनमें से कौन सी साइट्स को अगले स्टेप में जाना चाहिए. द थर्ड स्टेप इज़ अ रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाइल बाय 2 एडवाइजरी बॉडीज़ consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union, who then make recommendations to the World Heritage Committee. और जो तीसरा स्टेप है वो एक रिव्यू होता है, यानी जायज़ा लिया जाता है नॉमिनेशन फाइल का, और ये किया जाता है 2 एडवाइजरी बॉडीज़ से, यानी 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ये काम करते हैं, जिसमें से एक जो है वो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स और दूसरा जो है वो है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. तो ये दोनों मिलकर जो है इस फाइल को रिव्यू करते हैं और जो आगे हैं वो रिकमेंडेशन देते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को कि इस फाइल में से कौन से साइट्स को आगे के स्टेप में बढ़ना चाहिए. द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट्स वंस अ ईयर to review these recommendations and decide which sites will be added to the World Heritage List. तो अब जो चौथा स्टेप है वो ये है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के मेंबर्स हैं वो साल में एक बार मिलते हैं
और जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे, जो सिफारिशें उन्हें दी गई थी कि कौन सी साइट्स को कंसिडर करना चाहिए, उनका वो रिव्यू करते हैं, उनका वो जायज़ा लेते हैं, समीक्षा करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी साइट्स इनमें से जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जाएगी। द फाइनल स्टेप इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट is determining whether or not a nominated site meets at least one of 10 selection criteria। और जो आखिरी स्टेप है वो ये होता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए जो यूनेस्को है उनके 10 क्राइटेरियाज हैं, यानी फिक्स्ड बेसिस टू जज, कि उसे जज करने का, ये नापने का, ये पहचानने का कि कौन से वो चीज़ें हैं जिन्हें कंसिडर करना चाहिए, जिसके बेसिस पे, जिसके बिना पर हमें इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसिडर करना है। ऐसे 10 क्राइटेरियाज हैं। तो वो जो है वो आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगी। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं कि वो क्या क्राइटेरियाज हैं। तो उनमें से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया उस साइट को जो साइट जो देख रहे हैं अगर उसमें से फॉल करती है इन 10 क्राइटेरियाज में से, तो उसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला जा सकता है। इंस्क्राइब्ड का मतलब है टू प्रिंट, टू राइट और टू एनग्रेव, यानी कि उस लिस्ट में शामिल करना, उसका नाम उसमें गुंदवा देना। वंस अ साइट गोज थ्रू दिस प्रोसेस and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also becomes considered within the international community। तो एक बार जब साइट इस पूरे प्रोसेस से गुजरती है और सिलेक्ट हो जाती है, तो तभी वो जो है उस जिस कंट्री को बिलोंग करती है वो उसी की मिल्कियत होती है। टेरिटरी यानी रीजन, इलाका, कि जिस इलाके में, जिस कंट्री में वो प्रॉपर्टी है या वो साइट है, तो उसका ओनरशिप चेंज नहीं हो जाता, वो उस कंट्री की ही होती है। लेकिन अब से जो है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उसकी भी जिम्मेदारी हो जाती है। तो अब जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो सिर्फ एक कंट्री की साइट नहीं है, पूरी वर्ल्ड की वो जिम्मेदारी बन जाती है। टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है उसके कितने टाइप्स हैं। एज ऑफ 2009 देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर लोकेटेड इन 140 कंट्रीज। तो 2009 के हिसाब से यहाँ दिया गया है कि 2009 तक कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थे, 890, जो 148 कंट्रीज़ में शामिल हैं। अगर हम 2023 के हिसाब से देखें तो एज ऑफ जनवरी 2023 अब तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हैं, 1157। इतने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अब ऐड हो चुके हैं और ये 167 कंट्रीज़ के अक्रॉस है। तो पहले जो है सिर्फ 890 थे, अब 1157 हो गया है, और पहले सिर्फ 148 कंट्रीज़ के थे, अब 167 कंट्रीज़ कंसिडर किए गए हैं, और जिनमें से 900 कल्चरल है और 280 नेचुरल है और 39 जो है वो मिक्स्ड हैं। 689 of these sites are cultural and include places like the Sydney Opera House in Australia and the Historic Centre of Vienna in Austria। तो अभी ये 2009 के हिसाब से कह रहे हैं कि 689 of these sites are cultural and include places like Sydney Opera House। तो ये जो आप देख रहे हैं ये साइट, ये सिडनी ओपेरा हाउस है जो ऑस्ट्रेलिया में है, एंड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया, और ये वियना जो ऑस्ट्रिया में है उसका ये हिस्टोरिक सेंटर है। तो इस टाइप की जो बिल्डिंग्स हैं ये कल्चरल साइट के क्राइटेरिया में आती हैं। 176 are natural and feature such locations as the US's Yellowstone and Grand Canyon National Parks। तो जो 176 जो साइट्स हैं वो नेचुरल हैं यानी कुदरती हैं, जिसमें से है
यूएस का जो येलोस्टोन एंड ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क की तस्वीर जो है ये उसकी है। एंड 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसिडर्ड मिक्स्ड, और 25 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐसे हैं जो मिक्स्ड नेचर के हैं, जिसमें यानी नेचुरल और कल्चरल दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि पेरूज माचू पिचू, ये जो तस्वीर है ये पेरू के माचू पिचू की है। इटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विद 44। तो इटली एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वहाँ पर 44 इस तरीके के साइट्स हैं। इंडिया हैज़ 36, 28 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो ये 2009 के हिसाब से बता रहे हैं कि इंडिया की 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 2022 के हिसाब से जो है 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अब इंडिया में हैं, उसमें जिसमें से 32 कल्चरल है और 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। यानी जो कल्चरल साइट्स है उसमें इजाफा हुआ है, उसमें चेंज हुआ है। पहले 28 थे, अब उसमें और ऐड हो गए और 32 हो चुके हैं। The World Heritage Committee has divided the world's countries into 5 geographic zones. वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने जो दुनिया की कंट्रीज़ हैं उन्हें 5 जियोग्राफिक जोन्स में बांटा है। पहला है अफ्रीका, ये जो है ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। इसमें जो ये डार्क ग्रीन कलर है इसमें ये अफ्रीकन कंट्रीज़ को चुना गया है। दूसरा जो है वो है अरब स्टेट्स। अब ये जो अरब स्टेट्स हैं, ये जो इलाका है ये जो हमारे अरब मुल्क हैं, जो सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह वो हैं, और ये जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे अल्जीरिया, मोरक्को, इनमें जो है ये अरब कल्चर होता है और यहाँ के जो अरब मुल्क है उसी तरह का कुछ एटमॉस्फेयर भी है, तो इसलिए जो है इन्हें एक जैसा ग्रुप किया गया है। तीसरा जो है वो है एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना। तो ये जो कंट्रीज़ है वो जो हमारा एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो ग्रुप है, और जो ओशियाना है ये कहते हैं उन जो बहुत सारे हज़ारों उन दोनों के बीच में जो जजीरे हैं, जो आइलैंड्स हैं, वो बनते हैं ओशियाना का हिस्सा। तो ये जो पार्ट है ये एक तीसरा हिस्सा है। और चौथा हिस्सा है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, यानी जो ये जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं और जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कंट्री आता है, जो कनाडा आता है, वो जो ये जो कंट्रीज़ हैं ये वाला हिस्सा ये चौथा ग्रुप बनाया है। और पांचवा जो है वो है लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। तो लैटिन अमेरिका कौन सा है? ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, जिसमें कौन सी कंट्रीज़ शामिल हैं जैसे कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना, पेरू वगैरह, वो कंट्रीज़ यहाँ हैं। ये मेक्सिको का कंट्री है और ये जो है ये कैरिबियन आइलैंड्स हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो खतरे में हैं, तो वो कैसे खतरे में होते हैं ये हम देखेंगे। Like many natural and historic cultural sites around the world, many World Heritage sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disasters like earthquakes, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acid rain. तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से जो हमारे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं वो ख़तरे में आते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है कि डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट ड्यू टू वॉर। तो जो वॉर होती है, जंगें होती हैं, तो उसमें जो है हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो कुछ सालों में हुई है, जैसे अफ़गानिस्तान में, सीरिया में, क्योंकि बॉम्ब गिरते हैं या फिर जो लोग हैं वो खुद उन्हें तोड़ देते हैं किसी पुरानी गवर्नमेंट की वजह से कि उनका था, अब हम इसे नहीं रहने देंगे। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे आज की हम करंट मिसाल सोच सकते हैं कि 2023 में द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ ओडेसा जो यूक्रेन में है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर के लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि यूक्रेन में जो अब वॉर चल रहा है तो रोज़ जो है वहाँ पर बमबारी होती है। तो इस साइट को जो है ख़तरा है कि इसे नुकसान हो सकता है। पोचिंग क्या होती है? पोचिंग यानी कि जो
जानवर होते हैं जंगलों में पाए जाते हैं, उनकी जो इल्लीगल यानी गैर कानूनी उनका शिकार होता है, उन्हें मारा जाता है, तो इसे पोचिंग कहते हैं। और ज़्यादातर जो ये है ये अफ्रीका में बहुत पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और आज वो खतरे में हैं। इसी तरह नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, जो ये कुदरती जो डिज़ास्टर होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक होता है, सुनामी होते हैं, इनकी चपेट में भी कई बार जो है हेरिटेज साइट्स आ जाते हैं। अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन यानी द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग मोर एरियाज इन सिटीज़, एक्सपैंडिंग सिटी एरिया। तो अब जो है शहर बनाए जा रहे हैं, गांव नहीं रहते हैं या जंगलों को काटा जाता है, तो ये जो है अनकंट्रोल्ड है, अब कंट्रोल में के बाहर हो चुका है। तो इससे क्या होता है कि इससे भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर असर पड़ता है। जैसे जो खासकर जो फिज़िकल साइट्स होते हैं उन पर असर पड़ता है, जो नेचुरल साइट्स होते हैं, कुदरती साइट्स होते हैं, क्योंकि आप अगर उनके आसपास की नेचुरल चीज़ों को काटोगे, तोड़ोगे, तो उन पर असर ज़रूर पड़ेगा। इसकी एक मिसाल है ये एवरग्लेड्स नेशनल पार्क इन द USA। ये अमेरिका में है, लेकिन इसके आसपास इतना अर्बनाइजेशन किया गया है, उसके आसपास जो है इतनी चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे वहाँ पर जो है पानी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ का जो पानी है वो पोल्यूटेड हो चुका है, क्योंकि उसके आसपास इतनी फैक्ट्रियाँ आ चुकी है, इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो उससे उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। और हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन। हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक यानी कि एक जब जगह फेमस हो जाती है तो वहाँ बहुत सारे लोग आने लगते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा लोग आने से भी नुकसान होता है। जितने लोग आएंगे उतनी ही वहाँ पर जो है लोग दुकान खोलने लग जाएंगे, बिज़नेस होने लग जाएगा, उसकी वजह से जो है गंदगी शुरू हो जाती है और जो है लोग ध्यान नहीं देते हैं उस स्पॉट का। खासकर आप देखिए कि ताजमहल में इसका असर देखा जाता है कि वहाँ पर जो लोग हैं कई बार उस जो इमारत है ताजमहल की, उसमें जाकर वहाँ पे निशानी बनाते हैं या बहुत गंदगी वहाँ फैलाते हैं। और पोल्यूशन और एयर एसिड रेन, इसका भी असर होता है। जैसे ताजमहल पर भी उसका बहुत असर देखा जाता है कि वहाँ उसके आसपास जो है बहुत सारी जो है फैक्ट्रियाँ हैं, तो उससे क्या होता है कि पोल्यूशन की वजह से जो संगमरमर से ताजमहल बना है वो संगमरमर काला पड़ रहा है। एसिड रेन होती है। एसिड रेन यानी कि जिस इलाके में बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है तो उस इलाके में जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी में भी एसिड आता है। तो आप सोचिए कि अगर उस तरीके का पानी किसी साइट पर गिरेगा तो उस पर क्या असर हो सकता है। World Heritage Sites that are in danger are inscribed on a separate list of World Heritage Sites in Danger। तो जो इस तरीके के साइट्स हैं जो खतरे में हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनाई जाती है जिसका नाम है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने लिंक दी है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप देखेंगे कि कौन से साइट्स हैं जो आज खतरे में हैं। which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site। तो जब एक साइट इस लिस्ट में आ जाती है, डेंजर वाली लिस्ट में, तो जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो खास कर जो है रिसोर्सेज एलोकेट करती है। रिसोर्सेज यानी पैसे लगाना उसके पीछे कि इसके लिए इसकी खास ज़रूरत है। तो वर्ल्ड हेरिटेज फंड यानी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए जो खास पैसा जमाया जाता है उसमें से उस चीज़ के लिए अलग से पैसे निकाल कर दिए जाते हैं ताकि उन्हें खतरे से निकाला जाए उन साइट्स को। In addition, different plans are put into place to protect and or restore the site। तो अलग अलग प्लान्स बनाए जाते हैं कि कैसे उस साइट को प्रोटेक्ट किया जाए, उसे फिर से उसी स्टेट में लाया जाए जिसमें वो पहले थी। If, however, a site loses the characteristics which allowed for it to be originally included on the World Heritage List, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list। अगर किसी रीज़न से जो साइट है उसकी जो खूबियाँ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिनकी वजह से उसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था, अगर वो खूबियाँ ही ना रहें तो उस साइट को जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी
जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उससे निकाल सकती है। टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाइट एट whsunesco.org। तो आप इस साइट को विज़िट कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। जैसे पहले तो आप जाकर ये चेक करिए कि इंडिया की कौन सी साइट्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।